करंट क्लास में आपका स्वागत है। एसएससी, एमटीएस, सीआरपीएफ, एससीएम एंड एएसआई जैसे एसएससी, जीडी, सीजीएल जैसे एग्जामों के लिए चलाई गई 40 दिन 40 प्रैक्टिस सेट सीरीज का तीसरा दिन है। यह क्लास डेली सुबह 8 बजे हमारे चैनल पर अपलोड कर दी जाती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना न भूलें तथा बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखें, जिससे आपको हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको बता दें, इस प्रैक्टिस सेट की खास बात यह है कि हम इस प्रैक्टिस सेट में प्रश्नों को सॉल्व करने की बेस्ट अप्रोच, जहां प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व किया जा सकता है, वहां आपको ट्रिक भी बताएंगे। सभी न्यू पैटर्न के पूछे गए प्रश्नों को भी आसानी से समझेंगे, जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने पेन कॉपी साथ लेकर जरूर बैठें तथा प्रश्नों को खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें। अगर आपसे कोई प्रश्न नहीं बनता है, जब हम आपको प्रश्न सॉल्व कराएं तो आप उसे अच्छे से समझें तथा उस प्रश्न को आप अपनी बुक में नोट कर लें, क्योंकि दोस्तों यह मॉक टेस्ट आपके लिए हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहला प्रश्न दे रखा है आपका वेन डायग्राम का। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न में क्या दे रखा है? प्रश्न में दे रखा है आपका सास, पिता और विवाहित व्यक्ति। वेन डायग्राम को सॉल्व करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारी पहली क्लास देखी है तो मैंने आपको बता रखा है, जब भी वेन डायग्राम का प्रश्न आपके सामने आता है तो आपको क्या करना होता है, जो आर्टिकल दे रखे होते हैं आपको उन आर्टिकल को ध्यान से पढ़ना है और आपको उनमें रिलेशन देखना है कि उनके बीच में रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे दे रखा है आपका सास, पिता और विवाहित व्यक्ति। तो आप मुझे एक बात बताइए कि आपके जो पिता होगा या जो आपकी सास होगी, क्या ये बिना शादी के कोई व्यक्ति पिता बन सकता है या कोई सास बन सकती है क्या? तो आपको अच्छे से पता होगा कि जब तक उनकी शादी नहीं होगी, ना ही कोई पिता बन सकता है और ना ही कोई सास बन सकती है। यानी कि जो आपकी सास होगी और जो आपका पिता होगा, ये सास होगी और एक आपका पिता होगा, ये दोनों के दोनों आपके विवाहित व्यक्ति के अंदर आ जाएंगे। लेकिन कभी सास पिता नहीं हो सकता और पिता सास नहीं हो सकती। इसलिए दोस्तों आपका ऑप्शन जो डी होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है आपका रॉन्ग सीरीज का। सीरीज दे रखी है आपकी 105, 121, 153, 199, 265 और 345। यह सीरीज किसी न किसी पैटर्न को फॉलो कर रही होगी, लेकिन इस सीरीज में कोई संख्या एक ऐसी दे रखी होगी जो इस सीरीज को ब्रेक कर रही होगी। तो आपको उसी सीरीज को देखना है कि वह कौन सी संख्या है जो इस सीरीज को ब्रेक कर रही है। सबसे पहले आप सीरीज को बड़े ध्यान से पढ़िए और आपको जब सीरीज को 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो आपको कोई ना कोई पैटर्न इसमें दिखाई दे रहा होगा। पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग में आपकी 105 दे रखी है और लास्ट में दे रखी है आपकी 345, यानी कि लमसम आपके 3 गुना है, यानी कि सीरीज आपकी कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ी है। तो मैंने आपको इससे पहले मॉक टेस्ट में बता रखा था कि अगर सीरीज आपकी तेज़ी से बढ़ रही है तो हम उसमें मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड का रूल लगा के देखते हैं। अगर सीरीज आपकी धीरे धीरे बढ़ रही है तो हम उसमें डिफरेंट बार लॉजिक लगा के देखते हैं। यानी कि इस सीरीज में गैप कुछ ज़्यादा नहीं है, तो इसका मतलब क्या दोस्तों, हम इसमें डिफरेंट बार लॉजिक लगा के देखेंगे। तो अब 105 दे रखा है। अगर हम 105 से 121 पर जाएंगे तो यहाँ पर 16 का डिफरेंट निकल के आ रहा है आपका। इसी तरह आप यहाँ पे देखिए 121 से 153 पर जाएंगे तो यहाँ पर आपका डिफरेंट निकल के आ रहा है 32 का, यानी कि 121 में 32 जोड़ेंगे तो आपको 153 मिल जाएगा। जैसे ही आप 153 से 199 गए तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कितना मिल रहा होगा? तो 9 में से 3 गए तो आपके 6 बचे और 9 में से 5 गए तो आपके 4 बचे, यानी कि 46 का डिफरेंट मिल रहा है। इसी तरह आप 199 से 265 पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कितना मिल रहा है? 15 में से 9 गए तो आपके 6 बचे और 15 से 9 गए तो आपके 6 बचे, यानी कि 66 का डिफरेंट मिल रहा है। फिर हम 265 से 345 पे गए तो यहाँ पे आपको 80 का डिफरेंट मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको कुछ लॉजिक दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। देखिए, अगर हम 16 से 32 पे जाएँ दोस्तों तो यहाँ पे इसने +16 कर दिया है। इसी तरह दोस्तों अगर हम 32 में 16 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा आपका? 48 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे 46 दे रखा है। अगर हम 153 में 48 जोड़ दें तो कितना मिल जाएगा आपको? यहाँ पर जोड़ के देखिए, अगर हम इसमें 48 जोड़ दें तो आपको मिलेगा 8 और 3 11, 5 4 9 1 10 और 1 2, यानी कि 201। यानी कि हम यहाँ पर 16 हो रहा है, फिर 32 हो रहा है, अगर हम इसमें 28 जोड़ दें तो हमें 201 मिल जाएगा। यानी कि अगर अगली संख्या क्या आएगी आपकी? अगली संख्या आ जाएगी आपकी 16, 32, 48 और 64। अगर हम इसमें 64 जोड़ दें
तो आपको कितनी मिल जाएगी, आपको 265 मिल रही है। और फिर हम 80 जोड़ दें तो 385 मिल रही है। यानी कि यहाँ पे लॉजिक जो लग रहा था वो लग रहा था आपका 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चक 64 और 16 पंजी 80। लेकिन यहाँ पे जो आपकी 199 दे रखी है ये आपकी गलत दे रखी है। अगर हम 199 की जगह हम 201 रखते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट निकला था 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चक 64 और 16 पंजे 80। यानी कि जो 199 दे रखा है ये आपका गलत नंबर दे रखा है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न को दोबारा समझिए। प्रश्न में हमने क्या देखा कि सीरीज आपकी धीरे धीरे बढ़ रही थी, यानी कि हम इसमें डिफरेंट वाला लॉजिक लगा के देखेंगे। फिर हमने डिफरेंट देखा तो यहाँ पर 16 का डिफरेंट दे रखा था, फिर 32 का दे रखा था। हमको लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये आपका डबल हो रहा है, तो हमने देखा 16 का मल्टीप्लाई चल रहा था। ऐसा कर दोस्तों हम एक बार समझ लेते हैं इसे, हम इसे पूरा एक बार डिलीट कर देते हैं, फिर दोबारा समझते हैं एक बार। हमने यहाँ पे देखा 105 से 121 पे गए तो यहाँ पर 16 का डिफरेंट था। फिर हम 121 से 153 में गए तो 32 का डिफरेंट था। और यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको 80 का डिफरेंट दिखाई दे रहा था। यानी कि हमें कहीं ना कहीं लग रहा था कि 16, 16 दूना 32, और हम यहाँ पर डिफरेंट देखें तो यहाँ पर 16 तिया 48 और यहाँ पे हम डिफरेंट देखें तो 16 चके 64। तो आपको 16 का पारा दिख रहा था, 16, 32, 48, 64, 80। लेकिन हमने सॉल्व करके देखा जब 153 से हम 199 गए तो हमें यहाँ मिल रहे थे 46, हमें यहाँ पर 46 मिल रहे थे। यानी कि हमारी जो डिफरेंट गलत था वो 199 वाला ही गलत था। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संकेतों की परस्पर अदला बदली करनी चाहिए। दोस्तों जब भी आपके सामने इस टाइप का प्रश्न आता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस टाइप के प्रश्नों को पहले स्किप करना सीखें, इस प्रश्न को आप बाद के लिए छोड़ दें, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न जो होता है आपका काफ़ी टाइम कंज्यूम करता है। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप इस प्रश्न को कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि इस ट्रिक से आप 99 प्रश्नों को एक ही बार में सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपके सामने इस टाइप का प्रश्न आए सबसे पहले आप ऑप्शन में देखिए कहाँ पर डिवाइड दे रखा है। यानी कि आपको सबसे पहले वह ऑप्शन पकड़ना है जहाँ पर आपका डिवाइड दे रखा है। यानी कि ऑप्शन जो आपका दे रखा है बी और ऑप्शन सी, आप ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को ही डायरेक्ट चेक कर लीजिए। अगर आपके इनको ऑप्शन चेक करेंगे तो आप 99 प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपके 99 प्रश्न आपके डिवाइड से ही सॉल्व हो जाते हैं। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, इसने चिन्हों को अदला बदली करने की बात करी है। यानी कि सबसे पहले ऑप्शन बी को चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड को चेंज करना है। यानी कि जहाँ पर आपका डिवाइड दे रखा है वह हम गुणा कर देंगे और जहाँ आपका गुणा दे रखा है वह हम डिवाइड कर देंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 40 प्लस 10 में 6 का भाग जाएगा, 10/6 गुणा 6 माइनस के 2 बराबर 28 दे रखा है। 6 से आपका 6 कट जाएगा, 40 और 10 50 होते हैं, और 50 में 2 गए तो कितने बचे आपके 48 बचे, जबकि आपका 28 दे रखा है। यानी कि आपका जो ऑप्शन बी है वह आपका गलत है। अब हम ऑप्शन सी को चेक करेंगे। ऑप्शन सी में दे रखा है इसने डिवाइड और प्लस को, यानी कि डिवाइड की जगह हमको प्लस करना है और प्लस की जगह आपको डिवाइड करना है। यानी कि 40 से हम 10 का भाग देंगे तो आपको 4 मिल जाएगा, 4 मल्टीप्लिकेशन 6 करना है, प्लस 6 माइनस के 2 बराबर 28। यानी कि 4 छेंगे 24, 24 में 6 जोड़ देंगे और माइनस के 2 कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 28 मिल जाएगा, क्योंकि 24 और 6 आपके 30 होते हैं और 30 में से 2 गए तो आपको 28 मिलेंगे। यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं फिर आपको बताता हूँ, जहाँ पर भी आपको इस टाइप का प्रश्न आता है तो आपको सबसे पहले उस ऑप्शन को चेक करना है जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड दे रखा है। यानी कि डिवाइड वाला तो आपको चेक करना ही करना है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कोड भाषा में माइनस को मल्टीप्लिकेशन, प्लस डिवाइड को प्लस और प्लस को डिवाइड को दर्शाता है और गुणा माइनस को दर्शाता है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर ज्ञात कीजिए। यानी कि इसने जो चिन्ह दे रखा है आपको चिन्ह को चेंज करना है और फिर आपको उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है आपका 19 दे रखा है, 19, फिर दे रखा है आपका डिवाइड। तो हम डिवाइड को इसने क्या कर रखा है, इसने कर रखा है डिवाइड को प्रेजेंट कर रखा है प्लस से, यानी कि हम क्या कर देंगे आपका +2। इसके बाद दोस्तों माइनस दे रखा है, इसने माइनस को प्रेजेंट कर रखा है मल्टीप्लिकेशन से, तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 35 और प्लस को कर रखा है इसने
आपका प्लस को कर रखा है इसने प्रेजेंट डिवाइड से, यानी कि डिवाइड 10, और मल्टीप्लिकेशन को कर रखा है इसने माइनस से, यानी कि माइनस के 6। तो ये सॉल्व कर लेंगे तो 19 प्लस 2 गुणा 35 बट्टे आपका 10 हो जाएगा, और माइनस के 6, 2 से 10 आपका 5वां चला जाएगा, 5 से आपका 7वां चला जाएगा, 7 में से 6 का तो आपको 1 बचा, और 19 में हम 1 जोड़ देंगे तो आपको 20 मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका एनालॉगी का, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न में क्या दे रखा है, दिए गए विकल्पों में संबंध चुनें, यानी कि आपका दे रखा है आपका किंग, रॉयल, प्रश्नवाचक चिन्ह और रिलीजियस, यानी कि राजा का जो संबंध शाही के साथ है वही संबंध धार्मिक का उस चीज़ के साथ होगा जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा। तो आपको दोस्तों लॉजिक लगाना है, इसमें लॉजिक क्या लग सकता है वो समझिए। यहाँ पे दे रखा आपका राजा और ये दे रखा शाही, यानी कि जो राजा लोग होते हैं उनको हम शाही कहते हैं, यानी किंग जो होते हैं वो आपका रॉयल होते हैं, हम रॉयल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह जो धार्मिक होगी ऐसी हमें इन 4 ऑप्शन में से हम उस ऑप्शन को लेते हैं जो आपका धार्मिक से रिलेटिव हो। यानी देखिए यहाँ प्रार्थना दे रखा है, सेंट दे रखा है, प्रीस्टहुड दे रखा है और पवित्र किताब दे रखी है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पवित्र बुक, क्योंकि हमारी जो पवित्र बुक होती हैं वो धार्मिक होती हैं, जो होली बुक होती हैं वो क्या होती हैं आपकी रिलीजियस से संबंधित होती हैं। जैसे आपके रामायण हुई, आपकी महाभारत हुआ, गीता हुआ, कुरान हुआ, ये सारी की सारी आपकी क्या है धार्मिक बुक हैं, और सारी की सारी बुक जो है आपकी पवित्र हैं, क्योंकि हमारी गीता पवित्र होती है, आपका महाभारत पवित्र होता है, आपकी कुरान पवित्र होती है, भगवत गीता पवित्र होती है, इसलिए इसका संबंध क्या होगा धार्मिक से होगा, क्योंकि राजा का संबंध आपका शाही से है, क्योंकि जितने भी शाही लोग होते हैं वो राजा कहलाते हैं। इसी तरह जैसे जितनी भी धार्मिक चीज़ें होती हैं वो पुस्तक धार्मिक में आती हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, कुछ काम कठिन है, यानी कि हम क्या करेंगे, काम को कर लेंगे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट, कुछ काम जो है आपके वो कठिन है, यानी कि हम उसको हार्ड एच से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर दे रखा सभी कठिन राज्य हैं, यानी कि जितने भी हार्ड हैं वो सारे के सारे आपके राज्य यानी कि स्टेट हैं। फिर दे रखा कोई राज्य पिक्चर नहीं है, यानी कोई भी स्टेट जो आपका पिक्चर नहीं है, ये आपका फिगर बन रहा है। अब कॉन्क्लूजन दे रखा है वो समझिए, सभी काम कभी भी पिक्चर नहीं हो सकते। अब इसने क्या दे रखा है, जो सभी के सभी जो काम हैं, यानी कि जो सभी जो काम हैं वो कभी भी पिक्चर नहीं हो सकते। दोस्तों एक बात बताइए कि यहाँ पर जो पिक्चर दे रखा है आपका, अगर हम पिक्चर को यहाँ पे बना दें, ये पी दे रखा है, इसने दे रखा सभी काम कभी भी पिक्चर नहीं हो सकते। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिए कि इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि कोई राज्य पिक्चर नहीं है, यानी कि जो राज्य दे रखा है स्टेट है वो कोई भी स्टेट आपका पिक्चर नहीं होगा। लेकिन इसने एक चीज़ दे रखी है कि कुछ जो आपके जो होम है, जो आपका ये हार्ड काम है वो आपका वर्क है, और कुछ जो सारे के सारे जो हार्ड हैं वो आपके क्या हैं स्टेट हैं, यानी कि जो स्टेट हार्ड वर्क होंगे वो तो आपके काम होंगे। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि काम का कुछ पार्ट ऐसा होगा जो आपके पिक्चर के अंदर नहीं आएगा। लेकिन इसने दे रखा सभी काम कभी भी पिक्चर नहीं हो सकते। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सारे के सारे काम आपके पिक्चर नहीं हो सकते। तो दोबारा समझिए, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, दोबारा समझिए दोस्तों। ये कह रहा है कुछ काम कठिन है, यानी कि जो कुछ जो कर्म है काम है वो कठिन यानी कि हार्ड है। फिर दे रखा है इसने कि सभी कठिन राज्य हैं, यानी कि जो सभी के सभी हार्ड हैं वो आपके स्टेट हैं। फिर दे रखा कोई भी स्टेट आपका पिक्चर नहीं है, यानी कि पी यहाँ पे दे रखा है। पहला स्टेट में दे रखा है इसने सभी काम कभी भी पिक्चर नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है। सही बात क्यों है वो समझिए कि आप अच्छे देखिए, यहाँ पे दे रखा कुछ काम कठिन है, यानी कि जो कुछ काम हैं वो आपके हार्ड हैं, और सारे के सारे हार्ड वर्क जो हैं वो सभी के सभी आपके स्टेट हैं। तो मुझे एक बात आइए दोस्तों, जो आपका हार्ड वर्क होगा, हार्ड जो वर्क होगा वो स्टेट के अंदर आएगा, जो स्टेट के अंदर आएगा तो दोस्तों वो आपका पिक्चर नहीं होगा। तो इसका मतलब दोस्तों क्या है कि जो वर्क का जो हिस्सा जो आपका जो कॉमन दे रखा है ये आपका कभी पिक्चर नहीं हो सकता, जबकि इसमें दे रखा है सभी काम कभी पिक्चर नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या दोस्तों, हाँ थोड़ा पार्ट हो सकता है लेकिन सभी के सभी नहीं हो सकते, इसलिए पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर देगा कुछ कठिन के काम नहीं होने की संभावना है। तो दोस्तों ये भी आपका सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा वो समझिए। इसने देखा कुछ कठिन के काम नहीं होने की संभावना है, कुछ जो कठिन है जो हार्ड है उसके काम नहीं होने की संभावना है। क्यों संभावना है दोस्तों, क्या आपका ये अब ये देखिए ये आपका बन रहा है, इसमें से ये आपका जो पार्ट जो कॉमन बचा हुआ है
तो दोस्तों ये आपका हार नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये भी आपका सही हो जाएगा। फिर दे रखा है सभी। दोस्तों एक बात समझिए, जहाँ पर संभावना की बात हो जाती है हम वो सारी पॉसिबिलिटी लगा कर देख लेते हैं कि जो नहीं हो सकता है। अगर वो बोल देता कि कुछ कठिन के काम होना नहीं है तो दोस्तों आप उसे गलत कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों कोई भी चीज़ इसमें 100% राइट जो दे रखी होती है, अगर आपको 1% भी ऐसा लगता है कि ये नहीं हो सकता हम उसे गलत कर देते हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी में ये नहीं होता है। अगर पॉसिबिलिटी में हम क्या करते हैं, उन सभी संभावनाओं को बना के देखते हैं कि वो संभावना हो सकती है। फिर दे रखा है आपका सभी राज्य कठिन है, तो यहाँ स्टेट दे रखा है तो ये कठिन है। तो दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा कि ऑल के केस में अगर हम बाहर से अंदर जाते हैं तो वो हमेशा गलत होता है, और ऑल के केस में अगर हम अंदर से बाहर आते हैं तो वो आपका सही होता है। यानी कि सभी राज्य कठिन है, ये आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों क्या होगा कि ओनली सेकंड एंड ओनली फर्स्ट एंड ओनली सेकंड आपका फॉलो होगा। अगला देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से संबंधित चुनें। आपके सामने एनालॉजी प्रश्न दे रखा है HTSV KOZM SQLQ और प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी कि आपका जो HTSV से आपका जो जैसे KOZM बना है उसी तरह से आपको SQLQ से उस संख्या को बनाना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा। तो आप कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। आप H से K पे जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है आपका प्लस का 3 हो रहा है। अगर हम T से O पे जाएं तो यहाँ पे क्या कर दिया इसने माइनस का 5 कर दिया है। इसी तरह हम S से Z पे जाएं तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया आपका प्लस का 7 कर दिया है। इसी तरह हम V से M पे जाएं तो यहाँ पे इसने प्लस का 9 कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों ये +3 -5 +7 +9 ये क्या है, तो दोस्तों मैं बताता हूँ वो क्या है इसी ये समझिए। ये अल्फ़ाबेट दे रखे हैं दोस्तों, जब भी अल्फ़ाबेट का प्रश्न आता है आपको इनकी प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। अब जैसे H दे रखा है, H की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 8, T की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 20, S की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 19 और V की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 22। इसी तरह K की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 11, O की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 15 और Z की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 26 और M की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 13। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 8 से 11 पे जाने के लिए इसने क्या किया है आपका +3 किया है, और 20 से 15 पे जाने के लिए इसने क्या किया है माइनस के 5 कर दिया है। फिर इसने 19 से 26 पे जाने के लिए प्लस का 7 कर दिया है और फिर 22 से 23 पे जाने के लिए माइनस के 9 कर दिया है। यानी कि पहले इसने +3 किया है, फिर माइनस के 5 किया है, फिर +7 किया है, फिर माइनस के 9 किया है। यानी कि 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, एक का प्लस किया है, एक का माइनस किया है, फिर प्लस किया है, फिर माइनस किया है। यानी कि आपका S दे रखा है, इसमें सबसे पहले आपको +3 करना है, फिर आपको Q में माइनस के 5 करना है, L में प्लस के 7 करना है और Q में माइनस के 9 करना है। जब आप S में +3 करेंगे तो आपको मिल जाएगा V, क्योंकि V की प्लेस वैल्यू आपकी 22 होती है। फिर Q में से माइनस के 5 करेंगे फिर आपको मिलेगा क्या L, फिर L में +7 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा S, फिर आप Q में से माइनस के 9 करेंगे तो आपको मिल जाएगा H। यानी कि VLSH यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों S की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 19 और 19 में से हम +3 जोड़ेंगे तो आपको 22 मिलेगा और 22 की प्लेस वैल्यू होती है आपकी V। इसी तरह आप Q है, Q की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 17 में से हम 5 माइनस करेंगे तो आपको 12 मिल जाएगा और 12 प्लेस वैल्यू होती है आपकी L की, तो आपका L यहाँ पे लग गया। इसी तरह L की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 12 और 12 में हम +7 करेंगे तो आपको मिलेगा 19 प्लेस वैल्यू होती है आपकी S की, तो हमने यहाँ पे S लिख दिया। और Q की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 17 और 17 में जब -9 करेंगे तो आपको मिलेगा 8 और 8 प्लेस वैल्यू होती है आपकी H की, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न रखा आपका 4 उत्तर आकृतियाँ हैं जो प्रश्न आकृति में दिए गए कटे हुए टुकड़ों से बनाई जा सकती हैं। दोस्तों इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए मैं आपको बेस्ट ट्रिक बताऊंगा कि जब भी आपके सामने फिगर दे रखा हो टुकड़ों में और आपसे पूछा होगा कि इन टुकड़ों को मिला करके हमें एक फिगर बनाना है तो कौन सा फिगर होगा, तो जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न है सबसे पहले आप टुकड़ों को काउंट कीजिए, इसमें टुकड़े कितने दे रखे हैं। तो आप देखिए 1 2 3 4, यानी कि इसमें 4 टुकड़े दे रखे हैं, यानी कि जो भी आपका फिगर कंप्लीट होगा
उसमें आपके 4 टुकड़े होंगे। तो दोस्तों ऑप्शन 4 को कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि इसमें कितने टुकड़े दे रखे हैं आपके 1 2 3 4 5 6, जबकि आपके टुकड़े कितने हैं 4 हैं। इसी तरह ऑप्शन 3 को भी कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि इसमें कितने टुकड़े हैं आपके देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब बच्चे आपका ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में देखो 1 2 3 4, इसमें 4 टुकड़े दे रखे हैं। 1 2 3 4, इसमें भी आपके 4 टुकड़े दे रखे हैं। अब इन दोनों ऑप्शन में देखिए, तो सबसे पहले दोस्तों ये देखिए आपका ट्रायंगल दे रखा है, तो यहाँ पे आपका ट्रायंगल दे रखा है। फिर इसके बाद दोस्तों देखिए ये आपकी आकृति दे रखी है ये वाली, और आपके यहाँ पे भी दे रखी है ये वाली आकृति। फिर आपके दोस्तों ये वाला दे रखा है, और यहाँ पर भी आपका ये वाला फिगर दे रखा है, और आपका एक ये वाला दे रखा है, और एक आपका ये वाला दे रखा है। यानी कि ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका एनालॉजी का है। प्रश्न दे रखा है ज्यामिति का संबंध न्यूक्लियस से है, तो उसने पूछा कि परमाणु संरचना का संबंध किससे होगा, जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा। तो दोस्तों आपको अच्छे से पता होगा कि हमारी जो ज्यामिति थी इसकी खोज की थी यूक्लिड ने। यानी कि ज्यामिति की जो थ्योरी दी थी वो आपके एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, गणितज्ञ थे जिनका नाम था यूक्लिड। इसी तरह दोस्तों परमाणु की संरचना का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था आपका रदरफोर्ड ने। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रदरफोर्ड। इसमें संबंध क्या था कि आपके सामने एक थ्योरी दे रखी थी, और उसकी जो थ्योरी दी थी उसका नाम पूछा है। तो परमाणु संरचना की थ्योरी दी थी आपकी रदरफोर्ड ने, और ज्यामितीय संरचना की जो आपकी जो खोज की थी वो की थी आपके गणितज्ञ यूक्लिड ने। अगला प्रश्न आपका मिसिंग नंबर का प्रश्न है। श्रृंखला में लुप्त प्रश्नवाचक का पता लगाएं। आपके सामने सीरीज देखी है 28 33 43 60 प्रश्नवाचक चिन्ह और 117। प्रश्नवाचक चिन्ह जब क्या आएगा ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले दोस्तों आप सीरीज को ध्यान से पढ़िए। जब तक दोस्तों सीरीज को आप 1-2 बार ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप प्रश्न को नहीं कर सकते। जब आप सीरीज को देखेंगे ध्यान से तो आपको पैटर्न समझ में आ जाता है कि इसमें पैटर्न चल क्या रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 28 दे रखा है और लास्ट में दे रखा है 117, यानी कि सीरीज ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, यानी कि हम इसको डिफरेंट से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप 28 से 33 पे जाएंगे तो यहाँ पे आपका 5 का डिफरेंट आ रहा है, यानी कि +5 हो रहा है। 33 से 43 पे गए तो यहाँ पे आपका प्लस का 10 हो रहा है, और 43 से आप 60 पे गए तो यहाँ पे हो रहा है आपका 17, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा 117 दे रखा है। तो अब यहाँ पे देखिए 5 से 10 पे गए तो कितना हो रहा है आपका प्लस के 5 हो रहा है, और 10 से आप 17 पे गए तो यहाँ पे प्लस का 7 हो रहा है, यानी कि 5 7, यानी कि अब अगली संख्या क्या आएगी आपको, यहाँ पे आएगी आपकी प्लस के 9, यानी कि आप 17 में 9 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा आपका 26 हो जाएगा। यानी कि आप 60 में 26 जोड़ देंगे तो आपको अगली संख्या मिल जाएगी, यानी कि 6 और 8 86 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उस सेट का चयन करें जिसमें नंबर उसी तरह से संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट के नंबर से है। यानी कि आपके सामने एक सेट दे रखा है, इस सेट में जो लॉजिक फॉलो हो रहा होगा आपको इन 4 ऑप्शन में से उसी ऑप्शन को देखना है जिसमें सेम यही लॉजिक फॉलो हो रहा होगा। तो यहाँ पे दे रखा है आपका 18.5 40.5 और 11। तो दोस्तों अगर हम 18.5 और 40.5 का डिफरेंट निकाल लें, यानी कि 40.5 में से हम 18.5 माइनस कर दें तो आपको कितना मिल रहा है 22 मिल रहा है। अगर हम 22 में 2 का भाग दे दें तो आपको मिल रहा है 11। दोबारा समझिए, हमने क्या किया 40.5 और 18.5 इन दोनों का डिफरेंट निकाला तो हमें 22 मिल गया था, और हम 22 में 2 का भाग दे दें तो हमको 11 मिल गया था। यानी कि इन 4 ऑप्शन में से हमें ऐसी उस ऑप्शन को देखना है जिसमें इन आप सामने वाली संख्या का डिफरेंट और उसमें 2 का डिवाइड कर दें। अब यहाँ पर 36.5 और 12.5 दे रखा है, इनका हम डिफरेंट निकालेंगे तो हमें मिलेगा 24। अगर हम 24 में 2 का भाग देंगे तो हमको मिलेगा 12, जबकि ऑप्शन दे रखा है 14, यानी कि ऑप्शन ये आपका कैंसिल। अब यहाँ पे दे रखा है 16.5 और 28.5। अब 16.5 और 28.5 डिफरेंट निकालेंगे तो हमें मिलेगा 12, और 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 मिलेगा, जबकि ऑप्शन दे रखा है आपका 15। अब देखते हैं ऑप्शन सी को। अगर हम 45.5 और 19.5 का डिफरेंट निकालें तो हमको मिलेगा 26, और 26 का हम आधा करेंगे तो हमें मिलेगा 13, जबकि ऑप्शन में दे रखा है 16। अब बचा आपका ऑप्शन डी। अगर हम 14.5 और 28.5 का डिफरेंट निकालें
तो हमको मिलेगा 34। अब हम 34 में 2 का भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा 17, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमने लॉजिक क्या लगाया था कि स्टार्टिंग वाली दोनों संख्याओं का डिफरेंट निकाल के हमने उसमें 2 का भाग दिया था और हमें तीसरी संख्या मिल गई थी। आज का दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान से समझिए। प्रश्न दे रखा है निम्नांकित मैट्रिक्स का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। सबसे पहले आप देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह आपका दे कहाँ रखा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है आपका यहाँ पर आपके सामने दे रखा है 6, 18, 42, 5, 15 प्रश्नवाचक चिन्ह, 7, 36, 61। आपका प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दे रखा है। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि हमें सीरीज को सॉल्व ऐसे करना है कि जैसे कि 6 और 18 का यूज करके हमको 42 लेके आना है, 7 और 36 का यूज करके हमें 61 लेके आना है। इसी तरह 5 और 15 का यूज करके हमें उस संख्या को लेके आना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा। यानी कि हमें इस मैट्रिक्स को लेफ्ट से राइट सॉल्व करना है। अब आपको पता चल चुका है कि हमें सीरीज सॉल्व करनी है लेफ्ट से राइट। अब सॉल्व कैसे करेंगे, दिमाग लगाइए। यहाँ पर दोस्त देखो 6 दे रखा है। अगर हम 6 का स्क्वायर कर दें तो हमें 36 मिल जाएगा। और हम इसमें जो आपका 18 दे रखा है, 18 हम 3 का भाग दे दें और इसको जोड़ दें तो हमें कितना मिलेगा, 6 36, 36 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे देखें 5 दे रखा है, 5 का स्क्वायर कर दें और 5 के स्क्वायर में हम 15 में 3 का भाग दे के जोड़ दें, यानी कि 5 का स्क्वायर और 15 में 3 का भाग, 6 का स्क्वायर और 18 में 3 का भाग, तो कितना आएगा आपका 25 प्लस और 5 यानी कि 30। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे देखिए 7 दे रखा है, 7 का स्क्वायर कर दें हम और इसमें हम 36 में 3 का भाग दे के जोड़ दें तो 7 हो जाएगा आपका, प्लस 3 का भाग 36 में देंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और 49 में 12 जोड़ेंगे तो हमें 61 मिल जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आ रहा है। इसमें लॉजिक लगाया, हमने पहली संख्या का स्क्वायर किया है और स्क्वायर करके हम दूसरी संख्या में 3 का भाग दे के जोड़ दिया है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये लॉजिक लगाना है। दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है आपका यहाँ पर, यानी कि हमें जो सीरीज सॉल्व करनी है वो हमें लेफ्ट से राइट सॉल्व करनी है। यानी कि हमें पता है कि हमें 6 और 18 का यूज करके आपको 42 लेके आना है। और आप देख लीजिए आप 6 और 18 का यूज करके 42 कैसे लेके आ सकते हैं। आप जो चाहे आप इसमें दिमाग लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना न भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।